बच्चों अब देखो, इंडिपेंडेंट ब्रांच में के नंबर पॉइंट तक पहुंच गए हम लोग, और के में मैंने लिखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हेड ऑफिस डजंट अलाउ अ ब्रांच टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन अकाउंट्स ऑफ से फिक्स्ड असेट्स और इवन से डेटर्स। सर ऐसा क्यों? हेड ऑफिस अपना डबल एंट्री पास कर रहा है, बुक कीपिंग पे बुक्स लिख रहा है हेड ऑफिस अपने डबल एंट्री बुक कीपिंग पे, ब्रांच अपना बुक्स बना रहा है। हेड ऑफिस को प्रॉब्लम क्या है? हेड ऑफिस थोड़ा सा पागल है, उसका मैनेजर थोड़ा सा व्हिमसिकल है। उसने स्पेशली बोला कि तुम फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे, तुम फिक्स्ड एसेट रखो, बिल्डिंग रखो, प्लांट रखो, फर्नीचर रखो, लेकिन अकाउंट तुम नहीं रखोगे। अकाउंट तुम्हारा फिक्स्ड एसेट का हम ही रखेंगे। तो सर प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो फिक्स्ड एसेट हेड ऑफिस के साथ आकर के कंसोलिडेट वैसे भी होता, और अभी भी हो रहा है। एक फाइनल तो एक बैलेंस शीट में आएगा ही वो। बट ये कभी कभी अगर हुआ कि ब्रांच के पास फिक्स्ड एसेट है लेकिन अकाउंट ब्रांच को रखने नहीं मिला, तो क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूं कि मान लो ब्रांच ने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 100 रुपीज का। ब्रांच ने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 100 रुपीज का, और एचओ ने ब्रांच को बोला ये फिक्स्ड एसेट फर्नीचर है, मान लो ये फर्नीचर तुम नहीं लिखोगे, फर्नीचर को रिकॉर्ड हम करेंगे। तो ब्रांच भी का बेचारा 100 रुपीज पे करके पेमेंट करके फर्नीचर लाया। ब्रांच लिखेगा एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि फर्नीचर टू कैश लिखना चाहिए था, वो लिखेगा एचओ टू कैश, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट उसको मेंटेन करना अलाउड नहीं है। सिस्टम को सॉल्व कैसे करते, हैंडल कैसे करते, वो सिखा रहे हैं। अब तुम सोचो कि एचओ को फर्नीचर लिखना है, तो एचओ अपनी बुक्स में एंट्री मारेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 100। तो ब्रांच और एचओ रिकंसाइल भी हो गया, इसका बुक में डेबिट इसका बुक में क्रेडिट आकर के रिकंसाइल भी हो गया, और असेट एचओ की बुक्स में आ गया। आगे, क्योंकि असेट ब्रांच यूज कर रहा है, असेट का अकाउंट एचओ के पास है, ट्रू, लेकिन क्योंकि असेट को ब्रांच यूज कर रहा है, डिप्रिसिएशन एचओ बोलेगा ब्रांच तुम ही लिखो बिकॉज यू आर यूजिंग इट। अब ब्रांच बेचारा डिप्रिसिएशन तो डेबिट कर देगा, लेकिन क्रेडिट करने के लिए उसके पास फर्नीचर अकाउंट तो है नहीं, तो वो एंट्री मारेगा डिप्रिसिएशन टू एचओ। मान लो 10% डिप्रिसिएशन है 10 रुपीज का, तो लिखेगा डिप्रिसिएशन टू एचओ। देखो मैंने लिखा हाउएवर द डिप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड इन ब्रांच बुक्स बिकॉज ब्रांच इज यूजिंग इट, सो फॉर डिप्रिसिएशन ब्रांच विल पास एन एंट्री डिप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस। लेकिन एचओ को भी तो फर्नीचर को गिराना होगा, तो एचओ फर्नीचर को कैसे गिराएगा? एचओ लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट 10। अब एचओ की बुक्स में फिक्स्ड असेट 90 में आ गया फॉर द बैलेंस शीट, और ब्रांच की बुक में डिप्रिसिएशन 10 रुपीज में आ गया फॉर P&L। तो ब्रांच अपने P&L में 10 का डिप्रिसिएशन लिख देगा, एचओ अपनी बैलेंस शीट में 90 का फिक्स्ड असेट फर्नीचर लिख देगा। तो ये सब कुछ कुछ बातें अगर हैंडल करने के लिए अलग से आती है तो इस तरीके से इनको मैनेज किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं ट्रेडिंग P&L बनाने की तरफ। ब्रांच भी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाएगा, एचओ भी बनाएगा, तो अभी ट्रेडिंग P&L की तरफ चल रहे हैं, बैलेंस शीट भी डिस्कस करेंगे। मैंने बोला कि मान लो एचओ का अपना ट्रायल बैलेंस है, बन गया, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बन गया, एचओ और ब्रांच ने अपना बैलेंस को रिकॉन्साइल कर लिया, जो अनरिकॉन्साइल्ड बैलेंस था गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट का एंट्री मार के रिकॉन्साइल्ड हो गया। उसके बाद क्या करना है? आंसर इज ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना है। उसमें क्या क्या खास बात है सुनो। गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो एचओ की बुक में क्रेडिट साइड में है, गुड्स सेंट टू ब्रांच विल बी टेकन टू द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस इन द क्रेडिट साइड एंड शोन जस्ट बिलो सेल्स। एचओ ने माल भेजा तो एज इफ इट इज बेचा, सेल की तरह लिख दो। Similarly, goods received from head office will be taken in the trading account of branch in the debit side and shown below purchases. Easy है ये चीज। Balance sheet. Branch account balance in the books of head office is normally a debit balance.
ट्रायल बैलेंस में वो ब्रांच को डेबिट ब्रांच को क्रेडिट करता रहता है ना एचओ, जब ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो नॉर्मली आप देखोगे एचओ के ट्रायल बैलेंस में ब्रांच का रिसीवेबल बैलेंस रहता है, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में एचओ का पेएबल बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस। तो मैं एचओ का बैलेंस शीट का बात कर रहा हूं। ब्रांच अकाउंट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इज नॉर्मली a debit balance which will be shown in the HO balance sheet asset side. As the last item, ये मेरा चॉइस है कि सबसे आखिरी में दिखाना बैलेंस शीट में, पर ये कोई मार्शलिंग नहीं, आप कहीं भी दिखा सकते हो, पर मेरी क्लास में हो तो असेट साइड में लास्ट में दिखा देना। सेम चीज देखो, हेड ऑफिस अकाउंट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच इज नॉर्मली ए क्रेडिट बैलेंस एंड इट विल बी शोन इन द ब्रांच बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एज लास्ट आइटम। एक चीज याद रखना कि पहले लेकिन दोनों बैलेंस रिकॉन्साइल हो जाना चाहिए। बाई चांस अगर एचओ के ट्रायल में बोलेगा हम ब्रांच से 43 पाते हैं और ब्रांच के ट्रायल में लिखा हुआ कि ब्रांच को 39 ही देना है एचओ को, तो ये तो अनरिकॉन्साइल्ड बैलेंस है ना, इसको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट का एंट्री मार के इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करने के बाद ही दोनों के बैलेंस शीट में बैलेंस जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको ट्रायल बैलेंस अगर मिला तो आपको रिकॉन्सिलिएशन करना है, अगर अनइक्वल है तो फिर ट्रेडिंग पीएल बनाओगे, और ये ट्रेडिंग बनाने का और बैलेंस शीट बनाने का मैंने आपको 2 पॉइंट बताया। नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा भी पहले एन में लिखा, क्या लिखा? वी विल फर्स्ट कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन दैट इज जीआईटी सीआईटी अकाउंट इन ए वर्किंग नोट एंड देन अदर वर्किंग नोट्स पीएल एंड बैलेंस शीट विल फॉलो। करके भी दिखाएंगे अभी एग्जांपल्स में। आगे ओ नंबर पॉइंट, इफ देर इज इनवॉइसिंग, मान लो एचओ ने 100 का माल खरीदा, ब्रांच को 120 में दिया, ब्रांच ने इस माल को 150 में बेचा, तो एचओ बोलेगा दिस इज माई परचेज, दिस इज माई गुड सेंड टू ब्रांच। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हम इसको लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हम इसको लिखेंगे। हमारा ट्रेडिंग में 20 रुपया का प्रॉफिट आएगा, थैंक यू। ब्रांच बोलेगा नो प्रॉब्लम, मेरा 120 का गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ जो कि परचेज है, 150 का सेल है, 30 रुपीज का प्रॉफिट हम लिखेंगे, ट्रू। यही करना है। डिपेंडेंट ब्रांच में ये पूरा 50 एक साथ एक ही पीएल में आता है डिपेंडेंट ब्रांच में, लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच में ये एचओ के पीएल में, ध्यान से, ये 20 एचओ के पीएल में, ये 30 ब्रांच के पीएनएल में, और टोटल का एक तो कंबाइंड अगर कॉलम बना तो 50 कंबाइंड कॉलम के पीएल में आएगा। मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो आप इधर देखो, थोड़ा जगह मिले तो अच्छा रहेगा। ये देखो, ये एचओ का पीएल है, यहां टू परचेज 100, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 120, प्रॉफिट 20। ये ब्रांच का पीएल है, ट्रेडिंग बोल दो, गुड्स ब्रांच का, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 120, बाई सेल 150, 30 का प्रॉफिट। जब कंपनी का पीएल बनता है ना बेटा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये चीज लिखा हुआ भी है, नोट्स भी पढ़ाऊंगा, 120 कैंसिल हो जाता है। 100 डेबिट साइड में आता है कंपनी का टोटल कॉलम में, 100 डेबिट में आता है परचेज बोल के, 150 क्रेडिट में आता है सेल बोल के, 50 का प्रॉफिट आता है। तो 3 कॉलम का ट्रेडिंग पीएल बनता है, एक एचओ का ट्रेडिंग पीएल, एक ब्रांच का, और एक टोटल का जो कंपनी का होता है। थोड़ा देर के बाद हम लोग उस चीज को नोटिस करेंगे। एक बार मैं इसको मिटा दिया आपको समझाने के बाद, आपके लिए नोट्स को रीड करता हूं, देखो। इफ देर इज इनवॉइसिंग, द ब्रांच विल ट्रीट इनवॉइस प्राइस एज कॉस्ट, 120 को अपना कॉस्ट समझेगा। दिस मीन्स हेड ऑफिस विल रिकॉर्ड द प्रॉफिट विच इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, 100 और 120 का डिफरेंस। एंड ब्रांच विल रिकॉर्ड द प्रॉफिट बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, दैट इज 120 एंड 150 का डिफरेंस। एग्जाम्पल में जो दिखाया। आगे, हेड ऑफिस विल अर्न 2 ग्रॉस प्रॉफिट। हेड ऑफिस अपना जो मार्केट में सेल कर रहा है उसमें भी प्रॉफिट है, और हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को माल दिया है उसमें भी 20 रुपीज का प्रॉफिट है। तो वी हैव टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड आउटसाइड सेल्स एंड ऐड देम टुगेदर टू फाइंड द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, जो एचओ के ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में रिफ्लेक्टेड होएगा। वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट एग्जांपल। Now comes the stock reserve accounting. Q number point. If there is some closing stock with branch out of the goods received from head office, then they will must be at invoice price if there is invoicing. If there is no invoicing, तब तो cost पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इनवॉइसिंग पे है और मान लो वो 120 का माल जो हम लोग ब्रांच को दिए थे वो उसके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रह गया,
तो उसका स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग ब्रांच नहीं करेगा, हम करेंगे, क्योंकि लोडिंग हमने किया था। इसका 20 का प्रॉफिट एचओ ने लिखा था, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग भी एचओ करेगा। आइए पढ़ता हूं क्या कि इफ सम क्लोजिंग स्टॉक इज देयर विद द ब्रांच आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, देन दे विल बी एट इनवॉइस प्राइस। वी विल कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व एज यूजुअल, स्टॉक इनटू लोडिंग ratio, that is 120 into 1/6, 20, and the stock reserve will be recorded in head office का books, and journal will be profit and loss account debit to stock reserve। अब इसको अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में दिखाऊं तुमको, तो हेड ऑफिस ने 100 का माल लिया था, 120 में ब्रांच को दिया था, 20 का जीपी रिकॉर्ड किया। अब ये जीपी को लेकर के वो पी&एल बनाया, जीपी इधर लिखा। ब्रांच तो इस माल को बेच नहीं पाया, तो ये 20 का, अब ब्रांच का अगर ट्रेडिंग पीएल देखोगे तो ब्रांच को 120 का माल मिला और 120 उसके क्लोजिंग स्टॉक में है, तो उसका तो कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं, तो प्रॉफिट तो एचओ के पीएल में है ना। तो स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग को एचओ को करना पड़ेगा। तो एचओ बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, हम अपने पी&एल में टू स्टॉक रिजर्व 20 लिख करके नेट प्रॉफिट को 0 कर दे रहे हैं। ट्रू। नेक्स्ट, in the next year the same closing stock will become opening stock and the unrealized profit gets realized। तो एचओ को एक उल्टा एंट्री मारना पड़ेगा, दैट इज स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी&एल। तो जैसा मैंने बोला, क्लोजिंग स्टॉक अगर ब्रांच के पास है तो जर्नल विल बी पी&एल टू स्टॉक रिजर्व एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग विल बी डन बाय एचओ। और अगर ओपनिंग स्टॉक है ब्रांच के पास इनवॉइस प्राइस पे, तो उसके लिए, क्योंकि पिछली बार स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग हो चुका होगा उस स्टॉक के लिए, तो इस बार उल्टा एंट्री मारना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व टू पी&एल। ओके, आइए आखिरी पैराग्राफ, फिर एक बढ़िया सम बनाएंगे कि इफ देयर आर सम गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट आपको याद होगा ब्रांच की बुक्स में हम लोग एंट्री करवाते थे। हाँ सर, तो वो भी तो क्लोजिंग स्टॉक के जैसा है। यस सर, तो उसका भी स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग होगा जैसे अभी क्लोजिंग स्टॉक का हुआ था। तो स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग 2 बार होता है, एक स्टॉक इन हैंड का और एक स्टॉक इन ट्रांजिट का या गुड्स इन ट्रांजिट का। आगे, इफ देयर आर सम गुड्स इन ट्रांजिट, वी नो दैट दे आर रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द ब्रांच। वी विल शो द फुल गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस एज परचेजेस and goods in transit as closing stock, and don't forget to do the stock reserve accounting for the above goods in transit also। इसमें मैं खास बात क्या बोल रहा हूं वो भी सुनो। मान लो ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल है, ब्रांच को हमने 120 का माल भेजा इनवॉइस प्राइस पे, और ये पूरा 120 का माल रास्ता में पड़ा हुआ है, पूरा 120 का माल हम लोग भेजे और रास्ता में पड़ा हुआ है। तो जब ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बनाएगा ना, तो ऐसा करके करवाना कि 2 गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम, ब्रांच के ट्रेडिंग में तो गुड्स रिसीव्ड लिखते हो ना, तो 2 इस गुड्स रिसीव्ड को 120 डेबिट करके बाय क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स इन ट्रांजिट लिखवा देना। आप ये भी बोल सकते हो सर इसको क्यों ट्रेडिंग पीएल में डालते हैं, इसको छोड़िए ना, अलग से खाली स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग एचओ कर लेगा। इससे बच्चों से मिस्टेक हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं अगर गुड्स इन ट्रांजिट है भी ना, तो उसको डेबिट साइड में परचेज में ऐड करा के ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में लिखवा लेना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू से एक्सप्लेन करता हूं। आइए नीचे एग्जांपल देखिए। पीके कंपनी लिमिटेड का हेड ऑफिस कलकत्ता में, बॉम्बे में ब्रांच है। इनवॉइस प्राइस इज 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 100%। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो लिस्ट प्राइस 200 है, और इस 200 से 20% नीचे में इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस हो गया 160। 200 माइनस 20% दैट इज 40, तो 160। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, इनवॉइस प्राइस 160 है और लिस्ट प्राइस 200 है। आगे पढ़ते हैं। विद द इंस्ट्रक्शन दैट सेल्स आर मेड एट लिस्ट प्राइस, ब्रांच को बोला गया आप माल लेकिन 200 रुपये में बेचिएगा, भले आपको 160 रुपये में मिलता है माल।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसरटेन द प्रॉफिट अर्न बाय हेड ऑफिस एंड ब्रांच। टोटल कॉलम बनाने नहीं बोला, एचओ और ब्रांच का प्रॉफिट अर्न किया कितना वो बताने बोला है। एचओ ऑल्सो सेल्स द गुड्स एट लिस्ट प्राइस। एचओ भी 200 रुपया में ही माल बेचता है, भले वो 100 में खरीदता है। तो आप समझो एचओ को डबल डबल प्रॉफिट हो रहा है। एक जो 100 में खरीद के 200 में बाजार में बेच रहा है उसका प्रॉफिट, और एक 100 में खरीद के 160 रुपए में ब्रांच को दे रहा है उसका प्रॉफिट। ब्रांच एक ही प्रॉफिट कमा रहा है, 160 में खरीद रहा है ब्रांच एचओ से और 200 में बेच रहा है। आगे एचओ के पास ओपनिंग स्टॉक है, ब्रांच के पास भी है। ध्यान रखना ये इनवॉइस प्राइस पे होगा। एचओ ने परचेज इतना किया, एचओ ने गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस पे लिखा है, इसको इनवॉइस प्राइस पे लाना ही होगा। आपको पता है अगर इनवॉइसिंग होगा तो इनवॉइस प्राइस पे ही सब कुछ का रिकॉर्डिंग होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच में। और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ एट इनवॉइस प्राइस 96 ब्रांच को मिला। दोनों का सेल दिया हुआ है। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस को बोलते हैं, जिसमें सैलरी एडमिन ये सब होता है। ये P&L में डेबिट होता है। ट्रेड देख करके नाम ट्रेडिंग में मत डाल देना। स्टॉक्स इन एचओ आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, स्टॉक ऑफ ब्रांच आर वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस बिकॉज इनवॉइस प्राइस फॉर ब्रांच इज द कॉस्ट प्राइस। अब अगर सिंपल खाली इस दोनों को देखें तो 62,500 इज गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, 100 रुपीज के हिसाब से रिफ्लेक्टेड है ये। अगर इसका इनवॉइस प्राइस पता करें, व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ दिस 62,500, तो आप 62,500 इंटू 160/100 करोगे ना, 160/100, तो ये आएगा 1 लाख रुपीज। पीछे वर्किंग में मैंने दिखा रखा है। अब तुम समझो 1 लाख रुपीस की इनवॉइस प्राइस का माल एचओ ने ब्रांच को दिया, लेकिन ब्रांच को उसमें से 96 ही मिला, तो ब्रांच के 4,000 रुपया का गुड्स उसको मिला नहीं, तो 4,000 रुपया गुड्स इन ट्रांजिट है ना, गुड्स इन ट्रांजिट। तो हम लोग खाली इतना ही बोल रहे हैं कि पहले गुड्स इन ट्रांजिट पता कर लो, उसका अकाउंटिंग कर लो ब्रांच की बुक्स में, और उसके बाद देखना बोर्ड पे मैं दिखाता हूं। आओ नेक्स्ट पेज में चलते। वर्किंग नोट मैंने क्या क्या बनाया बोर्ड पे देखो। हम लोग को ट्रेडिंग पीएल बनाना है ब्रांच का और एचओ का। पहला वर्किंग नोट देखो, किलेट कॉस्ट प्राइस भी 100 मैंने करके दिखाया था, लिस्ट प्राइस इज 200, 100 प्लस 100%, इनवॉइस प्राइस इज 160। अब अगर ब्रांच का जीपी समझोगे तो ब्रांच के लिए ये कॉस्ट है, ये सेल है, तो वो 40 कमाता है 200 में बेच के, तो 40/200 ब्रांच का जीपी परसेंटेज 20% है। एचओ को डबल डबल जीपी है। एक वो जीपी है जो एचओ 100 में खरीद के 200 में बाजार में माल बेचता है, तो 100 का प्रॉफिट, 200 का सेलिंग प्राइस, 50% का जीपी। और एक वो जीपी है जो एचओ ब्रांच को माल सेंड करके, जो 100 में माल खरीदता है 160 में ब्रांच को देता है, तो 60 रुपीज और कमाता है। तो 60/160 एचओ का वो जीपी है जो ब्रांच को भेज करके कमाता है, विच इज 37.5% ऑन सेलिंग प्राइस। यहां पे इनवॉइस प्राइस इज द सेलिंग प्राइस। पहले ये वर्किंग कर लेने का है। तो यहां पे देखो एचओ को डबल डबल जीपी है, ब्रांच को एक ही जीपी है, ये ध्यान रखना। अब 4,000 का वर्किंग देख लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच 62,500, इसका इनवॉइस प्राइस 1 लाख, लेकिन ब्रांच को मिला 96, इसलिए गुड्स इन ट्रांजिट 4। अब हम लोग आपको पीछे वाले पैराग्राफ में क्या बोले वो सुनना, मैं फिर से दिखाऊंगा। हम लोग ये बोले कि आप जब ब्रांच का ट्रेडिंग बनाओगे ना, तो यहां पे 96,000 मत लिखना। अगर आप यहां 96 लिखोगे ना गुड्स रिसीव्ड को, तो आप यहां पे 4,000 का गुड्स इन ट्रांजिट नहीं लिख पाओगे। तो हम लोग का रिक्वेस्ट रहता है कि गुड्स रिसीव्ड को पूरा 1 लाख लिख लेना, सो दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जैसे यूजुअल क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं वो लिख पाएंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो 96 इधर में लिखो, यहां पे 96 लिखो और इधर में कुछ मत लिखो, या फिर इधर 1 लाख लिखो, इधर 4,000 लिखो। ये बेटर माना जाता है, इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं प्लीज यही करना। मैं उसको पढ़ के भी सुनाता हूं, आओ देखो।
इस पैराग्राफ को देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूं और हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करना कि इफ देर आर सम गुड्स इन ट्रांजिट वी नो दैट दे आर रिकॉर्डेड बाय ब्रांच 4,000 रुपीज. While preparing trading account of the branch, we will show full goods received from head office. 1 लाख पूरा दिखाओ as purchase and then goods in transit as closing stock 4,000. उससे क्या ना पूरा पिक्चर सामने आएगा, आपको ट्रेडिंग पीएल बनाने में आसानी होगा. आइए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं. सारी वर्किंग अब हमारे पास है. हम लोग ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं एचओ का और ब्रांच का. ओपनिंग स्टॉक 40-32 कॉपी कर दिए सेम टू सेम. अब ये समझो, क्योंकि ये 32,000 ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है और ये इनवॉइस प्राइस पे होगा क्योंकि इनवॉइसिंग हो रहा है, तो दिस 32,000 इंटू 60/160 ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये एचओ अपने पीएनएल के क्रेडिट साइड में दिखाएगा क्योंकि ये स्टॉक रिजर्व अब रियलाइज हो गया है. ये प्रॉफिट अब ब्रांच कमा चुका है, ये माल अब बेचा जा चुका है. तो अगर माल बेचा जा चुका तो एचओ जो स्टॉक रिजर्व का एंट्री पिछला साल किया था उसको रिवर्स करेगा. तो इस 32,000 का 60/160 आप बोर्ड पे देखो, ये रहा 32,000 जो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है. ये देखिए ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये आया कैसे? 32,000 इंटू 60/160 और ये 12,000. तो यही हम बोल रहे थे, पिछला बार का जो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है वो एचओ इस बार अपने पीएल में इनकम साइड में डालता है. डिपेंडेंट ब्रांच में भी आपने पहले देखा होगा स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट साइड में रहता था. ये इस तरीके से रहता है. मैं एक बार वापस से ऊपर लेके जाता हूं आपको. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन पेपर में था उसको ओपनिंग स्टॉक की तरह लिख दिए, परचेजेज लिख दिए, सेल्स लिख दिए. एचओ ने गुड्स सेंड टू ब्रांच को 1 लाख इनवॉइस प्राइस पे क्रेडिट साइड में लिखा. ब्रांच ने गुड्स रिसीव्ड को परचेज की तरह डेबिट साइड में लिखा. बाय क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स इन ट्रांजिट आ गई. 1 लाख लिखे तो 4,000 लिखना पड़ा. ये करना है. अब क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा. जीपी हम लोग निकाल के रख लेते हैं. इस 1,70,000 में कितना जीपी है आइए मैं आपको दिखाता हूं. इस 1,70,000 में जीपी है 50%, एचओ जीपी रेशियो 50%. तो 170,000 का जीपी हो गया 85,000. ये रहा 85,000. अब आइए इस 1 लाख रुपीज में कितना जीपी है इसका हम लोग को मालूम है 37.5%. ये रहा 37.5%. बोर्ड पे देखो, एचओ जीपी ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच 37.5%. तो 1 लाख का 37.5% इज 37,500. तो एचओ ने दोनों जीपी निकाल लिया. हाँ, स्टूडेंट ही निकालेगा बैठ करके. जीपी लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, जीपी आ गया. इधर में सेल है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है, क्लोजिंग स्टॉक केम एज बैलेंसिंग फिगर. ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ओपनिंग स्टॉक लिख दिए, परचेज लिख दिए, सेल लिख दिए. सेल का जीपी, तो ब्रांच का जीपी परसेंटेज देखिए कितना है. ब्रांच का जीपी परसेंटेज है 20%. तो 80,000 का 20% ही 16,000. जीपी लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक केम एज बैलेंसिंग फिगर. प्लीज रिमेंबर, ब्रांच का ये जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ये इनवॉइस प्राइस पे आ रहा है. जैसे ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक का भी स्टॉक रिजर्व अकाउंटिंग होगा. एक बार नहीं, 2 बार. बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड भी इनवॉइस प्राइस पे है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांजिट भी इनवॉइस प्राइस पे है. आइए बोर्ड पे दिखाते हैं. जो ग्रॉस प्रॉफिट आया 122,500 नीचे उतार दिए. ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व समझा ही दिए थे. ट्रेड एक्सपेंस डेबिट कर दिए जिसको सैलरी रेंट बोलते हैं. अब ये देखो 64,000 का स्टॉक रिजर्व, PL2 स्टॉक रिजर्व 24,000, 64 इंटू 60/160. गुड्स इन ट्रांजिट का स्टॉक रिजर्व 4,000 इंटू 60/160. ये एचओ को करना पड़ता है. एंड देन द नेट प्रॉफिट केम आउट. इस तरह से ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम लोगों को बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ एचओ एंड ब्रांच. अच्छा, ये जो एचओ की बुक्स में ट्रेडिंग पीएल बन रहा है, आप एक बार बोर्ड पे देखिए. ये ट्रेडिंग P&L एचओ बना रहा है, ये ब्रांच बना रहा है. पहला वाला एचओ बना रहा है, ये ब्रांच बना रहा है. एग्जाम में स्टूडेंट को दोनों बनाना है. एंड सर एक टोटल कॉलम भी तो बनता होगा जो कंपनी का रहता है. बिल्कुल हाँ, उस टोटल कॉलम का डिस्कशन मैं थोड़ी देर के बाद करता हूं. पहले आप मुझे बताइए
क्या आप इस तरह का ट्रेडिंग P&L अगर एग्जाम में बनाने आया तो आप बना पाओगे? यस सर, थैंक यू। अब आइए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूं। क्या लिखा? अगर क्वेश्चन में यह मेंशन किया हुआ है कि ये रिटेल प्राइस है, ये होलसेल प्राइस है वगैरह वगैरह, तो मान लेना द ब्रांचेज आर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। सर क्यों, कुछ भी हो सकता है? नहीं, ये नॉर्मली इंस्टीट्यूट का बोलने का तरीका है। होलसेल रिटेल वर्ड लिख देने से ब्रांच को इंडिपेंडेंट ब्रांच मानते हैं। सर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में फर्क क्या होता है? बोला तो इंडिपेंडेंट अपना बुक्स खुद बनाता है, और मेन फर्क होता है जब 100 का माल ब्रांच एचओ ब्रांच को 120 में देता है और ब्रांच 120 को 150 में बेचता है, तो ये ब्रांच के पीएल में 30 लिखते हैं, ये एचओ के पीएल में 20 लिखते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच होने से ऐसा होता है, डिपेंडेंट ब्रांच होने से पूरा 50 ब्रांच ट्रेडिंग पीएल में लिख दिया जाता है। फिर से बोलता हूं, अगर क्वेश्चन ने होलसेल रिटेल प्राइस की बात करी है तो समझ जाना कि वो ब्रांच इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो इसी तरह से ट्रेडिंग पीएल एचओ का अलग, ब्रांच का अलग 2 कॉलम में बनेगा, और जो प्रोसेस आपको समझाया उसी प्रोसेस से बनेगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच का पढ़ाने का लास्ट पैराग्राफ क्या? अगर हम लोगों को टोटल कॉलम बनाने बोला तो क्या करेंगे? एक बार बोर्ड पे, मैं प्रीवियस पेज में जाता हूं, बोर्ड पे देखो, इसको पूरे को मैं इरेज करता हूं और फिर मैं आपको कुछ कुछ बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। अगर हम लोगों को बोला एचओ ब्रांच का 2 कॉलम आप बनाए ना, एक टोटल कॉलम भी बना करके दीजिए जो कंपनी का होगा, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटा, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट 2 कॉलम का बना लोगे नॉर्मली। अब जब 3rd कॉलम टोटल का बनाओगे ना, तो मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं आपको सुनाता हूं। पहले मैं रूल सुना दूं, उसके बाद यहां पे वापस लाके दिखाऊंगा। जो 2 कॉलम के आइटम्स हैं उनको लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करना है। एचओ ब्रांच, एचओ प्लस ब्रांच इक्वल टू कंपनी, तो फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू 3rd कॉलम। तो ऐड आइटम्स ऑन अ लाइन बाय लाइन बेसिस, वो कंपनी का मान लेंगे। गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो एचओ के क्रेडिट साइड में था 1 लाख, और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ जो ब्रांच के डेबिट साइड में था 1 लाख, दोनों को कैंसिल कर देंगे, टोटल कॉलम में नहीं आएगा। तीसरा लेक्चर, फिर से बोल रहा हूं, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ कैंसिल हो जाएगा, टोटल कॉलम में नहीं आएगा। 3rd पॉइंट, स्टॉक रिजर्व एज इट इज टोटल कॉलम में चला जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट का भी और क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड का भी। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं, देखो। स्टॉक रिजर्व विल गो टू द टोटल कॉलम एंड स्टॉक्स विल ऑल्सो गो टू द टोटल कॉलम। नॉर्मल आइटम को लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करेंगे तो स्टॉक और स्टॉक रिजर्व एक साथ टोटल कॉलम में चला जाएगा। हाउएवर, ध्यान दो, देयर इज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन टू शो स्टॉक लेस स्टॉक रिजर्व इन द टोटल कॉलम। करके दिखाता हूं, जरा बोर्ड पे देखो, इधर में देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक को देखो 92,500 64,000, और इसी स्टॉक रिजर्व को देखो 24,000, ये इसी का तो स्टॉक रिजर्व था ना। अब आप जब टोटल कॉलम बनाओगे ना तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 92,500 प्लस 64, 156,500, और 24 प्लस 0, बोर्ड पे देखो 24 प्लस 0, टोटल कॉलम में 24,000। एक तो आप ऐसा लिख सकते हो, दूसरा ऑप्शन है इसको इधर नहीं लिख के, इसको इधर नहीं लिख के, 156,500 माइनस 24, 132,500 भी लिख सकते हो। हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, बट अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, राइट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये भी तो क्लोजिंग स्टॉक है, 0 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 4,000, 1,500 प्लस 0 इज इक्वल टू 1,500,
चाहे तो टोटल कॉलम में दोनों को नेट करके भी लिख सकते हो। मैं वापस से नोट्स में जाता हूं। क्या बोला? स्टॉक रिजर्व पर मिटा दो, विल गो टू द टोटल कॉलम एट स्टॉक, विल ऑल्सो गो टू द टोटल कॉलम एट इनवॉइस प्राइसेस। समझा दिए? देयर इज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, बता दिए वो भी। अब आया बैलेंस शीट के लिए कि जो ब्रांच एचओ से पैसा पाता है वो अपने डेबिट साइड में लिखता है, असेट साइड में। सॉरी, उल्टा। एचओ जो ब्रांच से पैसा पाता है, एचओ अपने बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखता है, ब्रांच लायबिलिटी साइड में लिखता है। लेकिन जब टोटल कॉलम में बनाओगे ना तो इन दोनों अमाउंट को कैंसिल कर देना और 0 दिखा देना। जैसे गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ को टोटल कॉलम में कैंसिल कर देते हैं, वैसे ही एचओ को ब्रांच का डेबिट बैलेंस को और ब्रांच जो एचओ का क्रेडिट बैलेंस में लिखता है टोटल को, जब टोटल कॉलम में लेकर के जाएंगे तो दोनों को बैलेंस शीट में कैंसिल कर देंगे। विद दिस अपना सारा ये डिस्कशन थ्योरी का कंप्लीट होता है। लेकिन हम लोगों को एक बड़ा सारा सम जिसमें ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट और टोटल कॉलम आ जाए, वो एक हमको आपको बना करके दिखाना है। ओके, सो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखोगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, जस्ट सी द क्वेश्चन। अनुपम पॉज बंद कर ना, पॉज कर दो। अब देखो ये क्वेश्चन है जो हम लोगों को ना इंडिपेंडेंट ब्रांच का जो बड़ा बड़ा सम आता है 20 मार्क्स 14 मार्क्स वगैरह का, तो ये उस तरह का एक सम है। इसमें आपको एचओ का एक कॉलम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ब्रांच का एक कॉलम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और एक टोटल कॉलम बनाने मिलेगा। पूरा चीज को अच्छे से नोटिस करो। केपी मैन्युफैक्चरर है, केपी मैन्युफैक्चर्स a range of goods which it sells to wholesale customers only from its head office. In addition, HO transfers goods to a newly opened branch at factory cost plus 15%. मतलब 15/115 का लोडिंग हो जाएगा। The branch then sells the goods to the general public only on cash basis. बढ़िया है। आगे लिखता है कि the selling price to wholesale customers are designed to give the factory a profit which is amount to 30% of sales value. एचओ का जो बाहर का सेल का जीपी है वो 30% है बाहर वाला, और लोडिंग वाला जो जीपी है वो 15/115 है। The selling price to the general public is designed to give a gross margin of 30% of sales value. ब्रांच का भी जो जीपी मार्जिन है वो 30% ऑफ सेल है। तो ये जो तीनों जीपी दे देता है ना बच्चों, ये सिंपल सा लॉजिक है कि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। भाई ट्रेडिंग में तो जीपी बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक लिख करके यहाँ पे परसेंटेज दे दिया तो क्लोजिंग स्टॉक विल कम एज द बैलेंसिंग फिगर। तो इस पूरे पैराग्राफ में खाली जीपी का परसेंटेज दिया है और क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है। आगे, केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रेमाइसेस एंड leases all other types of fixed assets. The rent and hire charges are included in the overhead cost, जो कि ट्रायल बैलेंस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीएल में डाल देंगे। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन जो कि नीचे है, आपको क्या क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एचओ, ब्रांच एंड बिजनेस और बैलेंस शीट फॉर द इंटायर बिजनेस। बैलेंस शीट सिंगल कॉलम बनानी है और क्या नाम, ट्रेडिंग पी&एल जो है वो ट्रिपल कॉलम बनाना है। तो आइए मैं ट्रायल पढ़ता हूं और आप बोलते जाइएगा। रॉ मटेरियल परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा। अगर कंजम्पशन निकाल सकेंगे तो कंजम्पशन निकाल देंगे, नहीं तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक को तीन ऑपोजिट साइड में लिख कर, मैंने ओपनिंग स्टॉक और परचेज को डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिख के ट्रेडिंग पीएल बना देंगे। डायरेक्ट वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्रेडिंग में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, फिनिश गुड्स दिया हुआ है, सब ट्रेडिंग के आइटम है। डेटर बैलेंस शीट में जाएगा, कैश बैलेंस शीट में जाएगा, एडमिन सैलरी पीएल में जाएगा। तो इसमें ना कुछ बोलने लायक ही नहीं है। आगे कौन सा ट्रेडिंग पीएल में कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा आपको मालूम चल रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट जब आप सिंगल कॉलम बनाओगे ना
तो याद रखना कि डेटर, जैसे यहां डेटर देखो 37,000 का डेटर है, ब्रांच के बैलेंस शीट में नहीं है, ट्रायल में अगर होता तो ऐड करके लिखते। ये कैश देखो 22,000, ब्रांच के पास 1,000, टोटल कॉलम का जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, मैं आपको दिखाता हूं, वो आपको 23,000 करके लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट भी यहां पे ट्रिपल कॉलम बनाया हुआ है, ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं था, उन्होंने लिखा था साफ साफ कि बैलेंस शीट सिंगल कॉलम ही बनाना है, पर अच्छा है कि ट्रिपल कॉलम बना दिया गया है। मैं एक बार वापस से आपको दिखाता हूं, वो देखो, तो ऊपर का तो सारा डिटेल पढ़ लिए थे, यहां देखो लिखा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ एचओ ब्रांच इन द इंटायर बिजनेस, बैलेंस शीट ऑफ द इंटायर बिजनेस। बट इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी 3 कॉलम में बनाया, ऐसा होने से एग्जाम में आप टोटल वाला खाली बना लेना। आप यहां पे तीनों देख लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको। आगे सैलरी है, पीएल में चला जाएगा, अदर एडमिन ओवरहेड पीएल में चला जाएगा। इंटर यूनिट अकाउंट, ये एचओ और ब्रांच का पर्सनल अकाउंट है। एचओ डेबिट में है, माने एचओ की बुक्स में ब्रांच डेबिट में है कि वो 5,000 रुपया पाता है, ब्रांच बोलता है नहीं नहीं तुम तो 2,000 पाते हो, तो 3,000 का गैप है। ये गैप पहले फिल करना पड़ेगा गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट से। हम लोग पढ़ते हैं, देखना, कैपिटल बैलेंस शीट में, क्रेडिटर बैलेंस शीट में। ये देखो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका स्टॉक रिजर्व जो एचओ ने बनाया था, ये वो है। तो ये इस बार का ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है करंट ईयर के लिए। तो सर इसको तो पीएल में डाल के खत्म कर देना चाहिए था, तो पीएल तो हम लोग बनाएंगे ना, हम लोग पीएल में डाल के खत्म करेंगे। सेल्स दिया हुआ है, गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया हुआ है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ दिया, ये देखो हमने माल भेजा 46,000, उनको मिला 44,500, दैट मीन्स 1,500 इज गुड्स इन ट्रांजिट, उसको मिला नहीं अभी तक। तो गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री कौन करेगा? आंसर इज ब्रांच करेगा, वो लिखेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। इससे क्या होगा, ये गुड्स मैच कर गया, 46 हो गया, और एचओ वाला जी ये जो बैलेंस है ये भी 2,000 से 3,500 हो गया, क्योंकि 2HO लिखा ना बेटा 1,500 रुपया के लिए, GIT 2HO, तो ये 2,000 से बढ़ के 3,500 हो गया। नीचे पढ़ते हैं, ऑन 28 दिसंबर 2021 ब्रांच रेमिटेड 1,500 रुपया टू HO, दिस हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन दी HO बुक्स, और फिर नीचे गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर कैश इन ट्रांजिट भी 1,500 है तो मैच कर गया ना। देखो हम लोग के दोनों का अकाउंट का बैलेंस में गैप था 3,000 रुपया का, 1,500 गुड्स इन ट्रांजिट और 1,500 कैश इन ट्रांजिट। तो कैश इन ट्रांजिट का एंट्री क्या होता है? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और ये HO करता है 1,500 रुपीज से। तो अगर HO ने कैश इन ट्रांजिट लिख दिया टू ब्रांच, तो यहां देखो, यहां पे देखो, मैं एक बार मिटाता हूं, थोड़ा ठीक करता हूं। यहां पे देखो HO बोलता हम ब्रांच से 5,000 रुपीज पाएंगे। अब ये 1,500 रुपया ब्रांच क्रेडिट हो गया, यहां ब्रांच डेबिट है, 1,500 रुपया क्रेडिट हो गया, तो ये माइनस होकर के 3,500 आ गया। जब ये दोनों का इंपैक्ट आप डाल दोगे, मान लो ये दो जर्नल एंट्री वर्किंग नोट में डाल दो या फिर लिख दो खाली कि GIT इतना, CIT इतना, हेंस रिकनसाइल्ड बैलेंस इज 3,500। ये जो 3,500 है ये HO ब्रांच से पाता है, HO अपने एसेट साइड में लिखेगा, ब्रांच अपनी लायबिलिटी साइड में लिखेगा। आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 2,300, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देना, या फिर अगर मटेरियल कंज्यूम्ड आप निकालते हो तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करके, जैसे आप यहां पे देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 2,300 है ना। मैंने रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाला है, यहां पीछे देखो, ये 35,000 ओपनिंग परचेज, 1,800 ओपनिंग स्टॉक, तो 1,800 प्लस 35,000 और माइनस वो कितना था देखो तो बेटा, फिर से माइनस था 2,300,
तो ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन बोल करके मैंने दिखाया ऐसे करके। अगर मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिखाता हूं तो मेरे को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में दिखाना नहीं पड़ेगा, ये दोनों को सीधा बैलेंस शीट में खाली क्लोजिंग स्टॉक दिखा दूंगा। आपने सुना होगा ये चीज। तो ये कितना हो गया बोलो तो 30,000 रुपीज। नहीं 30,000 नहीं, नहीं 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 34,500 रुपीज। 1800 और 35,000 36,800 माइनस 2300 34,500। सो दिस इज माई रॉ मटेरियल कंजम्पशन। मैं आगे बढ़ता हूं। हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, आप नोट्स पढ़ रहे थे हम लोग। यहां देखो कोई स्टॉक का लॉस नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू करना है, कोई WIP नहीं है, 156 रुपया का बोनस का प्रोविजन बनाना है, बोनस को PL में डेबिट कर देना, बैलेंस शीट में क्रेडिट कर देना। ये ब्रांच का है तो ब्रांच के PL में बोनस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बोनस भैया, तो बोनस PL में डेबिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग बोनस बैलेंस शीट में क्रेडिट हो जाएगा। अब आइए मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, आपके साथ डिस्कस करता हूं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले आप खाली ये दो कॉलम देखो, तीसरे वाले कॉलम में तो खाली टोटलिंग मारना है। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आया, 34,500 दिखाए थे। वेजेस सेम फिगर कॉपी कर लिए, फैक्ट्री ओवरहेड सेम फिगर कॉपी कर लिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिखा दिए। ये सारे ट्रायल में एज इट इज कॉपी है, खाली मटेरियल कंजम्पशन का वर्किंग है। ये सेल, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये देखो यहां जितना गुड्स सेंड टू ब्रांच दिखाना है, यहां पे उतना ही गुड्स रिसीव्ड दिखाना है। और ये लिखोगे तो 1500 रुपया यहां पे गुड्स इन ट्रांजिट में लिख पाओगे। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट। यहां 1500 का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांजिट है और बाकी 8060 का स्टॉक इन हैंड है, जो कि बैलेंसिंग फिगर आया है। हम पूरा 9560 को ही बैलेंसिंग फिगर ले आए, बट आप अगर 1500 रुपए यहां पे गुड्स इन ट्रांजिट लिख देते हो तो फिर 8060 विल कम एज बैलेंसिंग फिगर। टोटल करके चेक कर लेना। अब ये सेल है, ये सेल है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो 15,000 है ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा, जीपी हम लोग पहले लिखेंगे। अब ये सेल, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच सेल कैसे लिखना पड़ता है, पिछले सम में भी दिखाया, अभी भी दिखाया। इसमें 30% का जीपी है, इसमें 15/115 का जीपी है। तो 2 लाख का 30% इज 60,000 और 46,000 का 15/115 6,000 आएगा। मैं नेक्स्ट पेज में आपको वर्किंग नोट दिखा दूं, आप जरा जीपी का वर्किंग नोट देख लीजिए। ये रहा जीपी का वर्किंग नोट। 2 लाख का 30% प्लस 46,000 का 15/115 66,000 एंड देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के रूप में आया है। तो सेल डायरेक्टली ट्रायल से मिला, जीएसटीबी ट्रायल से मिला, मटेरियल कंजम्पशन वर्किंग बनाया, वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, 66,000 वर्किंग करके क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्या प्रॉब्लम है? पिछला समय भी तो ऐसा ही किए थे। ब्रांच का 65,200 का सेल है, इसका 30%, ये रहा 30%, 19,560 जीपी आ गया, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसमें गुड्स इन ट्रांजिट भी है, गुड्स इन हैंड भी है। अब इनका टोटल ये देखो, टोटल कॉलम कैसे बनाते हैं, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3। ये 46,000 को नहीं लिखना क्योंकि ये और ये टोटल कॉलम में जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक 1 + 2 = 3। जीपी आ गया, जीपी नीचे उतार दिए। अब जरा पीएल को देखो। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व एचओ के ट्रेडिंग में, एचओ के ट्रायल में क्रेडिट साइड में था, उसको इस बार का इनकम लिखना है। स्टॉक रिजर्व टू P&L लिख दिए। 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3। एडमिन सैलरी, सेल्समैन सैलरी, अदर्स खर्चा सब ट्रायल में था, एज इट इज लिखा। अब ये देखो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, 2 ठो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, एक गुड्स इन ट्रांजिट का है और एक गुड्स इन हैंड का है। तो अगर एक साथ दोनों का निकालने तो भी चलेगा, 2 बार निकालोगे तो भी चलेगा। मैंने एक साथ निकाला है। ये रहा 9560 × 15/115 विच इज 1247।
यहां नेक्स्ट पेज में देखिए उसका वर्किंग नोट है, ये रहा 9560 इंटू 15/115 1247। वापस से पीछे चलता हूं, स्टॉक रिजर्व का एंट्री आ गया, बोनस का एंट्री आ गया। अच्छा देखो कितना सिंपल है, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, ऐसे करके फाइनल नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से टोटल कॉलम बनता है। टोटल कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 1 + 2 = 3 करना है। और ये जो फिगर है 46,000, एक बार मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं बाकी सबको। ये जो 46,000 आप देख रहे हो, ये गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ है, और यहां पे देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच है। बस ये टोटल कॉलम में जाएगा ना तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी तो 1 + 2 = 3 करना है। ट्रेडिंग में तो, ट्रेडिंग पीएल में तो और कोई झमेला भी नहीं। ओके, नाउ लेट अस गो टू द बैलेंस शीट। फिक्स्ड एसेट कुछ था नहीं, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, क्लोजिंग कैश। इसमें कैश इन हैंड और कैश इन ट्रांजिट 1500 दोनों आ गया। कैश इन हैंड 22,000 था, कैश इन ट्रांजिट 1500 आया, ऐड हो गया, 23,500 हो गया। तो असेट सब सिंपल है। एक और असेट है ब्रांच से जो पैसा हम लोग पाते हैं। तो सर ब्रांच से तो 3,500 रुपया पाते थे, और प्लस अब ध्यान देना इधर, हम लोग जो ब्रांच से 3,500 पाते थे, और यहां पे देखो ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया 6,904, वो भी तो एचओ के लिए कमाया ना, तो एचओ उसको भी अपने पीएल में लिख लेगा, और ब्रांच के बैलेंस को 3,500 प्लस 6,904 करके 10,404 कर देगा। तो सर यहां तो बैलेंस शीट में वो दिख नहीं रहा है, ये बैलेंस शीट आधा बैलेंस शीट है। नेक्स्ट पेज में देखो 10,404, तो 3,500 तो वहां पे था ही जब हम लोग रिकॉन्साइल किए थे। 6,904 प्रॉफिट जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि ब्रांच ने जो प्रॉफिट कमाया एचओ के लिए कमाया, तो ब्रांच से हम 6,904 और पाते हैं। वापस प्रीवियस पेज में चलते हैं। ब्रांच की बैलेंस शीट में खाली क्लोजिंग स्टॉक है और कैश इन हैंड है। क्लोजिंग स्टॉक में वो गुड्स इन ट्रांजिट और वो दोनों आ गया। ये कैपिटल है, ये देखो प्रॉफिट, ये एचओ का प्रॉफिट, ब्रांच का प्रॉफिट, दोनों मिला करके फिर एचओ ने लिखा है यहां पे। तो सर ब्रांच का प्रॉफिट क्यों नहीं लिखे यहां पे? क्योंकि ब्रांच का प्रॉफिट नहीं लिखे, ब्रांच ये पैसा एचओ को देगा, इसलिए यहां पे जो एचओ अकाउंट का बैलेंस है ना, उसमें बढ़ा दिए कि भाई 3,500 रुपये तो पहले से लिखा था, प्लस 6,904 प्रॉफिट का पैसा भी हम एचओ को ही देंगे, तो 10,404 यहां लिख दिए। सर ऐसा कर सकते हैं, यहां एचओ में 3,500 लिख दिए, यहां प्रॉफिट में 6,904 लिख दिए, लिख दो, लेकिन हो सकता है 0.5 मार्क्स वो लोग काट देगा। उसके बाद देखो 1 + 2 = 3, ये टोटल 1 + 2। सर इसमें तो 23,557 + 0, यस, ये क्रेडिटर टोटल, ये बोनस। सर स्टॉक रिजर्व एचओ का बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आना चाहिए था, यस आना चाहिए था, यहां बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं। ये देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। सर स्टॉक रिजर्व को टोटल कॉलम में नहीं लिखा, लिख सकते हो, इन्होंने स्टॉक और स्टॉक रिजर्व को नेट करके टोटल कॉलम में बैलेंस शीट में मैच कर दिया। माने बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक लेस स्टॉक रिजर्व दिखा दिया टोटल कॉलम में, जो मैं बोला था दिखा भी सकते हो, इन्होंने वैसा कर दिया। नहीं तो आप यहां पे 1247 लिख सकते हो, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 और 9560, इसको मिला करके यहां पे 24,560 लिख सकते हो। इन्होंने क्या किया, 24,560 माइनस 1247 करके 23,313 लिख दिया। मैं चाहूंगा आप भी ऐसा ही करो बैलेंस शीट में, अच्छा लगता है। पीएल में भले लाइन बाय लाइन में अलग अलग दिखा दो, बट बैलेंस शीट में कम से कम स्टॉक लेस स्टॉक रिजर्व दिखाओ। तो एक बार मैं वापस दिखाता हूं, कैपिटल जैसे लिखना है वैसे ही। प्रॉफिट जब एचओ के कॉलम में लिखो तो एचओ का अपना प्रॉफिट 17,053 और प्लस ब्रांच वाला प्रॉफिट मिला के लिखना। इसके कारण ही फिर आपको एचओ की बैलेंस शीट में जब ब्रांच का बैलेंस लिखोगे तो 10,404 3,500 प्लस 6,904 10,404 लिखने मिलेगा। तो इस तरीके से एक टोटल कॉलम पीएल का बैलेंस शीट का बनता है। बाकी सारा वर्किंग नोट आपके सामने है, बोर्ड पे देखो। ये इस तरीके से 23,313 लिखा है, नहीं तो आपके लिए सिंपल है 9560
प्लस 1500 माइनस 1247 करके भी निकाल सकते हो, सेम 12313 क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आ जाएगा। ये वो वर्किंग है कि ब्रांच से फाइनली हम कितना पैसा पाते हैं, ये मटेरियल कंज्यूम्ड का वर्किंग है, ये ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट है, सारा हम आपको ट्रेडिंग पीएल बनाते वक्त दिखा दिए थे। सो विथ ऑल दीज वर्किंग नोट्स एंड देन ट्रेडिंग एंड P&L, हम लोगों का डिस्कशन इंडिपेंडेंट ब्रांच का यहां पे खत्म होता है। थैंक यू।